आज का जवाब दो पाकिस्तान के बजट के नाम। ये बजट अवाम दोस्त है, ये बजट ताजर दोस्त है। इस बजट से रिलीफ मिलेगा या तकलीफ़ मिलेगी? माहिर माशियात क्या कहते हैं और बिजनेसमैन क्या सोच रहे हैं? इस जवाब दो में हम इसी की तरफ देखेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं माहिर माशियात डॉक्टर इकरामुल हक साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आप कैसे इस बजट को देखते हैं? क्या वाकई ये अवाम दोस्त बजट है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये असल में पाकिस्तान के मुश्किल तरीन हालात का बजट है। अब मुश्किल तरीन हालात में आपने ये देखना है कि आपकी जो आमदनी है और जो आपके अखराजात हैं, क्योंकि बजट जो होता है ये सिर्फ ये ही ज़ाहिर कर रहा होता है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की जो आमदनी है इस साल जो रखी गई टैक्स से, वो 9,200 अरब की उन्होंने रखी है, और जो नॉन टैक्स यानी कि टैक्स के अलावा जो आमदनी है उसका तखमीना कोई तकरीबन 2200-2300 या आप समझ लें 2500 अरब के करीब लगा। अब ये जब तखमीना लगाया जाता है तो बहुत से हालात को मद्देनज़र, मगर ख़र्चा आप देखें तो सिर्फ सूद की मद में जो हमने इस सब का पैसा देना है वो 7,500 है। अब एक बात जो हमें नाज़रीन को बतानी चाहिए वो ये है कि हमारे वफाकी हुकूमत के जो टैक्सेस इकट्ठे होते हैं, जो FBR इकट्ठा करता है, उसका बड़ा हिस्सा यानी 57.5% सूबों को चला जाता है, क्योंकि हम एक वफाकी निज़ाम में रहते हैं और टैक्स तो सारे पाकिस्तान से इकट्ठा होता है। तो ये एक हमारे अवार्ड है, नेशनल जो फिनेंस कमीशन अवार्ड है, जो आईने पाकिस्तान के मुताबिक जो जैसे जैसे आबादी के शेयर के लिहाज से और कुछ और जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जाता है। अब जब ये चला जाएगा सूबों को तो पाकिस्तान की वफाक के पास तो इतना पैसा भी नहीं होगा कि वो अपना सूद भी अदा कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी अखराजात हैं, चाहे वो डिफेंस के हैं, 1.8 ट्रिलियन इस दफ़ा रखे गए हैं। सूद की मद में जब आप 7.5 ट्रिलियन रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि जितना लोग अवाम टैक्स देंगे वो उसका बड़ा हिस्सा तो चला जाएगा, सूद में चला जाए, तो फिर और कर्ज़ा लेना पड़ेगा। तो जो आपने अवाम की बात की, ये देखिए जो कर्ज़ा हम लेते हैं फिर अल्टीमेटली उसका जो इंटरेस्ट पे करना है वो सारा अवाम की जेब से जाना है। तो आपने अवाम दोस्त पूछा, तो अवाम तो को तब सहूलत होगी जब वफाक के पास इतना पैसा हो और मजमूई तौर पर सूबों के पास भी, कि लोगों की आमदनी जो है वो बढ़े, उनके जो हमारी महंगाई है वो नीचे आए। तो अवाम दोस्त बजट तो उसको कहेंगे हम जहाँ लोगों की जो आमदनी है उसमें इजाफा हो। अब पाकिस्तान में लोगों की आमदनी सुकड़ रही है, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। पाकिस्तानी मईशत को क्या सिर्फ ये जो हम अगर हम अपना अहदाफ देखें तो ये टैक्स और बाकी चीज़ों से इस मईशत को संभाला तो नहीं दिया जा सकता? तो क्या किया जाएगा, यानी क्या किया जाना चाहिए? जी, देखिए दो चीज़ें पाकिस्तान के नुक्ते की, जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है और जो हमारे पास बहुत बड़ी तादाद यूथ की है, हमें अपनी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इस बात की है कि हम अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं, जिसे नशोन्मा कहते हैं। वो जब हम अपने केक का साइज़ बड़ा करेंगे तो फिर सबके हिस्से में ज़्यादा आएगा। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम टैक्सेस की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हम ये जो बेशुमार अखराजात जो हम बचा सकते हैं वो हम नहीं बचाते हैं। हमारी हुकूमतों के बड़े बड़े साइज़ हैं, वहाँ जो अफसरों के जो तनख्वाहें हैं, उनकी जो मराहत हैं, इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर ये सारा कुछ हमने रखना भी है तो फिर हमारे पास उतने ज़राए भी होने चाहिए, और उतने ज़राए पैदा करने के लिए फिर उतनी ही आपकी पैदावारी क़ुव्वत भी हो। तो वो आती है इन्वेस्टमेंट से और इंसानों के काम करने से। मसलन अब हमारा एग्रीकल्चर है वो बहुत पीछे है। अगर आप बाकी दुनिया में देखें जिनके पास ऐसी ज़मीनें हैं, वो वहाँ से इतनी बड़ी GDP, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो इतनी ज़्यादा कौमी दौलत पैदा करते हैं उससे कि वो अपनी खर्चा तो पूरा करते हैं, बाहर भी उसको एक्सपोर्ट करते हैं। हम कहने को तो हमारे पास बहुत ज़मीन है, लेकिन आपने देखा कि हम बाहर से अब गंदम मंगवाते हैं, कपास मंगवा। ये एक ज़माना था 60 का जब हम ये चीज़ें पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया करते थे, अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का मसला ये है कि हमें सबसे ज़्यादा अपनी पैदावार बढ़ाने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उससे लोगों को नई नई जैसे इन्वेस्टमेंट होगी, नए कारखाने लगेंगे, नई सनतें लगेंगी, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, और मैशत जैसे जैसे बड़ी होगी हुकूमत के जो महासिल जिसे हम टैक्सेस कहते हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे। तो जितनी हुकूमतें रही हैं वो कर्जा जात के ऊपर ज़्यादा ज़ोर रखती है, इन्वेस्टमेंट पे नहीं रखती। बाहर से भी लोगों से लेते हैं तो कर्ज़े लेते हैं, उन्हें ये नहीं कहते, हम दोस्त मालिकों के पास जाते हैं उन्हें कहते जी हमें कर्ज़ा दे दें, ये नहीं कहते कि हमसे तिजारत बढ़ाओ। अच्छा, तिजारत बढ़ाने के लिए तो हमें कोई चीज़ देनी पड़ेगी, और कर्जे भी लेते हैं तो साथ सूद समेत लेते हैं। ज़ाहिर है वो तो मुफ्त कोई भी नहीं देता। नहीं देता, तो उसके वो हम आज तक अदा भी कर रहे हैं और आगे भी अदा करने हैं।
तो क्या करें? कोई 3 से 4 इकदाम अगर आपको लगते हैं कि हमें इनको फॉलो कर लें तो कम से कम किसी उसमें आ जाएंगे, ऐसी स्टेट उस सिचुएशन में आ जाएगी जहाँ पर बेहतरी हो। पहली ज़रूरत तो ये है कि पाकिस्तान में जो बेशुमार अखराजात हैं हुकूमतों के, इसको कम किया जाए। हुकूमत का साइज़ छोटा करना चाहिए ठीक है। बजाय बड़ा करने के, क्योंकि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि हुकूमत की नौकरियाँ, हुकूमत में रहना ये बड़ी बात है। बाहर के मुल्कों में समझा जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा अपनी लोगों की ग्रोथ, उनको नौकरियाँ देना, उनको वो उसके ऊपर रिलाई करते हैं। हमारे हुकूमती साइज से मुराद ये है कि जो सरकार की नौकरियां हैं इसको भी कम किया जाए। या सरकार का साइज छोटा किया जाए, क्योंकि सरकार चलनी चाहिए आज के दौर में डिजिटल से, आपके कंप्यूटराइजेशन ठीक से है। लोगों की फिर आप हमारी जो टैक्सेस इसलिए नहीं बढ़ते कि हम वही पुराने फरसुदा तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, मुश्किल रिटर्न्स रखी हुई हैं। अब कितने पाकिस्तान में लोग हैं जो उस टैक्स लॉ को पढ़ के अपनी रिटर्न बना सकते हैं? वो सादा होनी चाहिए, तालीम के मेयार को बेहतर करें, इंसानों पे खर्च करें, और उससे जो कौमी पैदावार बढ़ाने का जो आपने कहा ना, पहला काम हम क्या करें, अखराजात पे कंट्रोल करें, हुकूमत का साइज़ कम करें और पूरी कोशिश करें कि कौमी पैदावार को इस अंदाज से बढ़ाएं कि ज़्यादातर चीज़ें हम एक्सपोर्टेबल बनाएं। हमारे लोग भी खर्च करें मगर बाहर के लोग भी, यानी कि हम लागत कम हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो। जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने यही किया है। यानी बांग्लादेश जो हमारा हिस्सा था अब अलहदा होकर इस साल 72 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है और हम 31 से वापस 25 पे आ गए हैं। तो जब आप कौमी दौलत बढ़ाएंगे और बाहर से आपको इनकम ज़्यादा आएगी तो आपके लोग खुशहाल भी होंगे और इस तरह से आपकी जो इकॉनमी भी बढ़ेगी और लोगों में खुशहाली। देखिए, मईशत का असल मकसद तो ये है कि जो अखराजात हुकूमत के कम अज़ कम हो और लोगों में खुशहाली का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमारा बिल्कुल उल्टा है, हुकूमत सारा टैक्स में ले जाती है और वो सूद में दे देती है और लोगों की खुशहाली की तरफ भी, उनकी हेल्थ पे, एजुकेशन पे कोई ख़र्चा नहीं होता। जितने पाकिस्तान में टैक्स की शरह है, अगर ये दुनिया में जहाँ ऐसी है वहाँ तो लोगों को फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, फ्री ट्रांसपोर्टेशन और सारी सहूलतें, फिर ठीक है लोग टैक्स दें और पूरा टैक्स दें, लेकिन फिर सारी ये सहूलियात भी तो उनको मैसर हों। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन है वो पार्टिसिपेट सही तरह कर रहा है मुल्क की इकोनॉमी में, या हमारे इधर भी मसला है, सिस्टम में तो है मसला लेकिन हमारी पार्टिसिपेशन में भी कोई प्रॉब्लम है? देखिए, पाकिस्तान के जो बड़ी सनतें हैं वो तो अभी भी ना होने के बराबर हैं। अगर देखा जाए तो जो ट्रेड हमारे यहाँ होती है ज़्यादा, आप समझे रिटेलर्स हैं और जो मिडल मैन जो बीच में से सारा अपना, जिसे हम होल सेलर कहते हैं, ये बड़ी तादाद है हमारे यहाँ। लेकिन टैक्स जो है वो इन दोनों से कम आता है और संतों से ज़्यादा लिया जाता है। तो इसलिए कि ज़्यादातर जो हुकूमतों के जो वोट बैंक रहे हैं वो ताजर रहे हैं, तो ताजरों के ऊपर टैक्स जो है वो मुनासिब लेना चाहिए, मगर सबसे फिर लेना चाहिए और टैक्स ऐसा होना चाहिए कि जो कम शरह का हो और सब दें तो फिर ज़्यादा होगा। अगर आप ज़्यादा शरह लगाएंगे तो लोग टैक्स नहीं देंगे और छुपाएंगे। हाँ। तो एक शरह टैक्स की कम करें और सब पे लगा दें, मसावी लगा दें तो सब टैक्स देंगे। बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि बैरून मुल्क से पैसे भी आएँ, तो किस तरह से क्या स्टेप लें फौरी तौर पे कि जिससे बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आ जाए, यहाँ पर बिज़नेस भी हों, और बाकी जो कहा जाता है जी हुकूमत के कवानीन इतने सख्त हैं कि लोग अपना पैसा भी बाहर से नहीं ला रहे इधर, ये दुरुस्त है? जी देखिए, एक तो इस वक्त बहुत अरसे से सियासी अदम इस्तेहकाम जब होता है, गैर यकीनी होती है, तो फिर लोग अपना पैसा नहीं, अभी हम 31-32 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस पे थे सर, जो हमें बाहर से आता था, वो भी हमारे उसमें हमें 3-4 बिलियन का इस साल लॉस हुआ है और फिर हमारी एक्सपोर्ट 3-4 बिलियन कम हुई, फिर सैलाब आ गए। तो ये मुश्किल साल इसलिए भी था कि 3-4 वजूहात की वजह से अगर आपकी किसी इकॉनमी में 8-10 बिलियन का एकदम से आपको बहुत बड़ा झटका आ जाए तो जाहिर है फिर संभलते संभलते भी वक्त लगता है। हाँ, ये अगर बाहर के जो हमारे लोग हैं वो हम उनको इंसेंटिव दें कि अब जब आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना सिर्फ हम आपको रिटर्न बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज भी होगी। अब वो यहाँ कोई घर बनाते हैं, पीछे कब्ज़ा हो जाता है, अब अगर कोई प्लॉट लेते हैं उस पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो हमें कुछ हुकूमत को चाहिए कि ऐसे सनती मंसूबे शुरू करें जिसमें उनको ये कहा जाए कि हम आपको गारंटी करेंगे कि जो इसमें से डिविडेंड मिलेगा वो आपको बैरून मुल्क हम ट्रांसफ़र करेंगे। फिर वो खुश होकर पाकिस्तान के अंदर उन सनतों में हिस्सा लेंगे जहाँ से उनको अच्छा रिटर्न भी मिले और उस रिटर्न को वो वापस भी ले जा सके।
तो ये जिन मुल्कों ने भी बहुत ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ली है, उसमें चाइना, इंडिया ख़ास तौर पे हमारे इर्द गिर्द, उन्होंने उनको इतनी सहूलतें दी कि आप ना सिर्फ जब हमारे मुल्क में आकर ये करेंगे, हम आपको यहाँ तो सहूलत देंगे, आपको बाहर भी ये पैसा ले जाने में कोई मसला नहीं होगा। अब हमारे यहाँ होता है कि आप गैर कानूनी तरीके से तो हुंडी हवाला से बाहर ले जा सकते हैं, मगर जब आप बैंक से लेके जाते हैं तो जो आपने कहा कवानीन, वो फिर आपको तंग होते हैं, फिर कोई बंदा नहीं लाना चाहता। तो इस तरह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और मीशत को बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ सदर फिफ्थ पिलर जनाब आबिद भट्ट साहब मौजूद है। आप मारूफ बिजनेसमैन हैं। भट्ट साहब, ये बजट आ गया और हुकूमत तो हमेशा की तरह दावा करती है कि हम रिलीफ दे रहे हैं, दे चुके हैं। आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, फौरी तौर पे क्या करने की ज़रूरत है? देखें जी, फौरी तौर पे अब मैंने जो थोड़ा थोड़ा बजट जो मुझे नॉलेज में आया है कि इन्होंने 14,000 या 14,500 अरब की इनके एक्सपेंडिचर है और इनकी रेवेन्यू है 9,000 अरब। लाइक यूजुअल लास्ट ईयर था 11,000 मेरा हाल अरब था इनका एक्सपेंडिचर, और इन्होंने जो हदफ कायम किया था वो 7-7.5 था। 4 या 5,000 अरब का जो है, हमें ये बताएं एज ए फिफ्थ पिलर, हम बिजनेसमैन हैं, हमें सही तरह आगाह करें कि आपने ये 5,000 अरब कहाँ से लाना है। आप जो हमें रिलीफ भी देंगे, इस 5,000 अरब से तो हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, हमें तो 1,000 अरब दे देंगे, 2,000 रिलीफ दे देंगे, बाकी पैसा कहाँ से ला रहे हैं। और अगर आपने मांग के लाना है, भीख मांग के या कर्ज उठा के हमें ला के खिला देना है, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे ऊपर कर्ज और चढ़ जाएगा, नेक्स्ट ईयर हम और दलदल में फंसे होंगे। हमें सबसे पहले ये बताएं कि आप जो रिलीफ दे रहे हैं कहाँ से दे रहे हैं, मांग के दे रहे हैं या भीख मांग के दे रहे हैं। हमें वो कर्ज नहीं चाहिए, हमें वो इकबाल का शेर के ऊपर हमें जिंदा रहने दें कि उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कताई। अगर आप हमें परवाज में कताई ला रहे हैं तो खुदा के वास्ते ना दें। अच्छा, ये बार बार गवर्नमेंट ये कहती है कि टैक्स जो है वो मज़ीद लोग दें। एक आम तासुर भी ये है कि भाई टैक्स दें तो उसके बदले में क्या सहूलियात मिलती हैं। ख़ास तौर पर हमने देखा कि ताजर बरादरी के भी मुख्तलिफ मुतालबात आते हैं कि ऐसे कर दिया जाए, हमें कारोबार के ये मौके मैसर नहीं है। आपके ख्याल में ये जो कारोबारी अफराद हैं ये ठीक जगह पे खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पे मसाइल हैं? देखिए जी, एज ए फिफ्थ पिलर हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमें गवर्नमेंट से मांगना कुछ नहीं, हम उसको देना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट से पैसे नहीं चाहते? नो, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप सिर्फ हमारी तजावीज़ के ऊपर सिर्फ पॉलिसीज़ वो बना लें जो हम चाहते हैं, जहाँ से हम फ्लॉरिश करें। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं गवर्नमेंट से मांगूंगा, अगर 4,000 की बजाय 5,000 कर लेंगे, 5,000 की बजाय 6,000 अरब का डेफिसिट कर लेंगे, वो हमें खिला देंगे, हमें वो नहीं चाहिए। हम वो 5,000 का, हमारा मकसद है कि हम 5,000, 14,000 और 9,000 को बराबर करके, दो चीज़ें होती हैं, बराबर करके इसको बराबर करें। किसी तरह भी हम अपने पाँव पे तो खड़े हो ना, हमें ये तो ना कि हमने 4,000 अरब लाना कहाँ से है। सो मैं एज ए बिजनेसमैन, एज ए फिफ्थ पिलर कहता हूँ कि हमें सिर्फ, हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि हमारे मुताबिक पॉलिसीज़ बनाएं, हमें पॉलिसीज़ बनाने दें, हम आपको बना के देते हैं, आपको पैसा भी ज़्यादा बचेगा, आपको वो भी ज़्यादा, आपका डेफिसिट भी ख़त्म होगा। आप क्या हुकूमत को तजवीज़ क्या देते हैं कि पहले ये 3 या 4 काम ये कर लें, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर बात हो सकती है, बाकी चीज़ों पहले 2-3 का स्टेप क्या लेने चाहिए? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर आपका 15 से 20 बिलियन का ये होगा डेफिसिट। वो कहाँ से आएगा? आप 15 से 20 बिलियन, अच्छा 35 बिलियन, 30 से 35 बिलियन तो हमारा रेमिटेंस से पूरा हो जाता है, अदरवाइज आपका डेफिसिट तो 50 बिलियन है। और 15 से 20 बिलियन पूरा, वो भी हम बिजनेसमैन कर सकते हैं, हमारे पास तजावीज़ है। हम कहते हैं कि वो भी पूरा करना, जब तक आप ये दो चीज़ें पूरी नहीं करेंगे, 15 बिलियन का डेफिसिट वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, 15 से 20 बिलियन, और ये 5,000 अरब का, ये 5,000 अरब तो हमने लोकली पूरा करना है बिजनेसमैनों ने। वो एक ही है कि पॉलिसीज हमें बनाने दें, हम आपको बना के देते हैं, हम ज़्यादा फ्लॉरिश करेंगे, आपको ज़्यादा टैक्स आएगा। ठीक है। हुकूमत हमेशा ये कहती है कि बस अब हम IMF के पास जाने के नहीं जाएंगे, अब हमें ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन अभी जो हालात यही बता रहे हैं कि शायद इसी शिकंजे में रहेंगी हमारी मईशत। देखें, आप कौम को खुल के बताएं, हमारी कौम बहुत गैरत वाली है, वो ऑनेस्टली आपने उसको बेकारी बनाया है। मुझे बहुत दुख होता है जब हम मांगने के लिए जाते हैं,
वी शुड नॉट आस्क फ्रॉम, हमें नहीं मांगना चाहिए। हमें या दो चीज़ें होती हैं घर चलाने के लिए, या तो आप इनकम, आपकी खर्चों के मुताबिक इनकम लेके आए, नहीं तो अपनी इनकम के मुताबिक अपने खर्चे करें। ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों को आपको करना है। या तो हम इसको कमाएं उतना जितनी हमारी ज़रूरत है, या हम लगाएं उतना जितनी हमारी इनकम है, और ये दोनों पे नहीं है, ये बैठते नहीं हैं। तो आपके पास तो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इंडस्ट्री को भी आप बड़ी बखूबी जानते हैं। हाँ जी। जो आम आदमी है इस वक्त, इन 1-2-3 सालों में महंगाई की शरह बहुत बड़ी है। हाँ। क्या देखते हैं, यानी आम आदमी है उसकी अगर बढ़ा भी दी जाए इनकम तो कहाँ तक हम ले जा सकते हैं और उसका क्या असरात हो सकते हैं? मुझे अफसोस होता है, लेकिन ये जो पिछले इवन 75 साल से लगा लें, हमारी इकानमी सिर्फ डाउन ही जा रही है। अगर वो सस्टेन भी हुई है तो सिर्फ इस तरह, बाहर से कोई डॉलर आ गए, आपने खा छोड़े, कोई लोग खा गए, कोई लोगों को खिला दिए, कुछ ऊपर वाले खा गए, और एंड ऑफ द डे द मिनट अगर अफगान वार ख़त्म हुई है तो तीसरे साल हम फिर बैंकरप्सी के थे। वो किधर गए पैसे जो हमें मिले थे? क्या हमने फ्री में जंग लड़ी थी? फिर यही काम हुआ मुशर्रफ साहब के ज़माने में, हमने 20 साल सारी अपॉर्चुनिटी ख़त्म की। हमारे बाहर से कोई हम ना कोई इन्वेस्टर आया, ना हम एक ही काम में, बाहर से डॉलर आ रहे थे, हम खा रहे थे। वो गया है, मुशर्रफ साहब गए हैं, उसके बाद फिर हम भूखे के भूखे। वाई? वेयर इज द मनी? क्या हमने उनके साथ डील सही नहीं की थी, या पैसा हम खा गए? किधर गया वो पैसा? वो देखे, बारो करना मसला नहीं है, मसला ये है कि उसको सही जगह पे लगाना। बारो करके खा छोड़ना तो कोई उसका क्या फायदा है? आपको अगले साल वापस करना पड़ेगा, या आप भीख मांगते रहे। हम भीख नहीं मांगना चाहते। 5th पिलर भीख नहीं मांगता, वो उसके खिलाफ है। हम ये कह रहे हैं कि भाई आप हमें दें, हम आपको पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी बना के देते हैं, और मसले हल करके देते हैं। हम आपके मसले हल करके देते हैं। आपको लगता है अगर आपके ना मसले हल हो, अगर आपको 9,000 आप हदफ करते हैं, तो हम आपको बना के देंगे 1 साल के अंदर अंदर कि भाई आपको इतना मिलेगा, या तो आप खर्चे कम करें, या आप इनकम हमें करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, टैक्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। देखिए हमारा जो बिजनेसमैन टैक्स ज्यादा देने के लिए मैं तैयार हूं। हम 5th पिलर का मकसद ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स देके, देखिए मुझे टैक्स तो सबसे बड़ा मसला है भाईजान, नहीं है मसला, ये मसला नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मेरी फर्ज करो 2 साल पहले मेरी जो वेल्थ थी वो थी फर्ज करो 10 अरब। अब 2 साल के बाद मेरी वेल्थ तो 5 अरब रह गई, तो वो तो जाया हो गया ना। वो क्यों जाया हुआ? क्योंकि हमारी मैशत कमजोर है, क्योंकि डॉलर बढ़ गया, क्योंकि इसी गलतियों की वजह से हम लेके खाते रहे, हमारे पास देने को नहीं कुछ नहीं, और डॉलर हमारे पास ख़त्म हो गए। और चूँकि डॉलर तो इसलिए बढ़ता है ना कि आपके पास देने के लिए नहीं है। अगर आपके पास डॉलर का रिजर्व हो तो आपका डॉलर तो कभी ऊपर रुपया गिरेगा ही नहीं। तो मुझे टैक्स देने का फ़ायदा ही है, अपनी जायदाद आदि करने का फ़ायदा है। मेरी तो वेल्थ ही आदि हो गई। तो आई वांट टू, मैं यही बिजनेसमैन हम बैठ के बात करते हैं, वो भाई हमारे लिए तो बेहतर है कि हम इनको टैक्स दे। फर्ज करो मैं कह रहा हूँ कि कोई करता भी होगा तो 15%, 20%, 25% करता, तो उसकी तो पूरी की पूरी वेल्थ ही आदि हो गई। हर 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 6 साल के बाद आपकी वेल्थ कम हो जाती है। तो क्या हम टैक्स दे के बेहतर है कि अपनी मुल्क को स्ट्रांग करें, या हम टैक्स चोरी करके और मुल्क को कमजोर करके और पूरा मुल्क ही तबाह कर लें? आप कह रहे हैं कि जो बिजनेसमैन है जिसने टैक्स देना है वही पॉलिसी बनाए, तो ये तो तजाद भी नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है। वो अपनी फ्लोरिश की पॉलिसी बनाएगा। ठीक है। उसको जो प्रॉब्लम आती है वो ना आए। तो जब प्रॉब्लम नहीं आएगा, फ्लोरिश करेगा, तो टैक्स तो ज्यादा आएगा ही ना। ज्यादा आमदन आएगी, ज्यादा पैसे, ज्यादा टैक्स देगा। वो किस तरह कर सकता है? और अगर देखो, मेरी अगर फ्यूचर सिक्योर है, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट टू चोरी। मैं क्यों चोरी करना चाहता हूँ? आई नीड टू मेक दिस नेशन अ सेल्फ ऑनेस्ट नेशन। दुनिया में सिर्फ वही कौम तरक्की करती है जो सेल्फ ऑनेस्ट होती है। कभी लॉज, कभी डंडा, कभी सख्त लॉ इंसान को ऑनेस्ट नहीं बना सकते। ये याद रखना मेरी बात। ये सेल्फ ऑनेस्टी होती है। पूरी दुनिया, पूरा यूरोप देख लें, उनकी कौम सेल्फ ऑनेस्ट है, वो देना चाहती है टैक्स। ये हुकूमत का फैसला आया कि जो मार्केट्स हैं ये जल्द बंद कर ली जाएं ताकि इससे एनर्जी को सेव किया जा सके। आप इसको कैसे देखते? मैं इसके हक में हूँ। देखिए मेरे भाई, मेरे ताजर भाई, मेरे दोस्तों, हम जब छोटे होते थे तो हमारी दुकानें 9 बजे खुलती थी जी, राइट, और 6 बजे 7 बजे दुकानें हम बंद कर देते। ठीक है। हमने क्यों रात को 12 बजे तक खोलनी है? मैं, देखो मेरा माल है, मुझे लॉस भी होगा। 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल लॉस होगा, बट इवेंचुअली वी विल स्टार्ट गेटिंग अप अर्ली।
एंड हमें ये डे लाइट अगर यूज नहीं करेंगे तो हमें देखिए फर्ज करो 4000 मेगावाट भी अगर हमें बिजली बचती है, यार इट्स अ लॉट ऑफ मनी। हम तेल के ऊपर बना रहे हैं, हमें पानी से तो मिल नहीं रही है, तो तेल बचेगा, आप वर्किंग कर ले कितना आपको फायदा होगा। तो क्या हम अपनी कौम, अपने मुल्क के लिए ये भी नहीं कर सकते? सुबह ही उठना है ना, 6 बजे घर चले गए, 7 बजे घर चले गए। मैं इसके परजोर हक में हूँ और मेरे दोस्त वो भी हक में है। और अगर ये आपको तो अपने यही काम तो है, मैं आपके तो मेरा काम भी यही है। हाँ। मेरा तो सारा देखिए, मेरा तो माल है, मैं चाहता हूं मैं सबको, और जिसके साथ हम बैठते हैं उसको समझाते हैं और ये अंडरस्टैंड एज वेल। यार हम सिर्फ 4 घंटे अर्ली उठने के लिए हम मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। क्या अगर हम ये तेल ही फर्ज करो कम कर ले, जो तेल पे बिजली बनती है, अगर ये 4000 मेगावाट भी हम कम कर ले, आप सोचें साल का कितना आपको डेफिसिट में। और पूरी दुनिया में हाँ। सबको पता है कि मार्केट जितने बजे बंद होती है, हाँ लोग उससे पहले बाइंग करते हैं Exactly. अच्छा मैं कह रहा हूँ मैं 2 महीने नहीं करूंगा, 3 महीने मेरी वाइफ कहेगी भाई जाके लेके आओ, रात को नहीं खाने को मिलेगा, मुझे पता है 7 बजे दुकान बंद है। खुदा के वास्ते थोड़ा सा मुल्क का सोच लें और दुकानें 8 बजे बंद कर लें। मैं तो कह रहा हूँ 7 बजे बंद कर दें, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको नुकसान होगा। तो पहले 1 2 3 4 5 6 महीने, उसके बाद कौम विल गेट आती। आप अपने माँ बाप को देख लें, क्या हम 7 बजे 8 बजे दुकानों पे आते नहीं, 9 बजे दुकानें डे लाइट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते हैं। ज्यादा से ज्यादा फायदा है। मैं इसके हक में हूं। और मैं टू बी ऑनेस्ट जो खिलाफ थे ना, हम 5th पहले उनके साथ भी बैठे हैं, वो भी एग्री हो गया कि यार नहीं ये ठीक है, बात ठीक है, ये ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात मारूफ बिजनेसमैन नजम मजारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजम मजारी साहब, क्या ये जो बजट आया है, आप ये समझते हैं कि ये बिजनेसमैन के ये फ्रेंडली बजट है और बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा? देखें, बजट बनाते वक्त जब बिजनेसमैन मौजूद नहीं था तो फ्रेंडली कैसे हो सकता है? बजट जब भी बनाया जाता है, जो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो मार्केट के बिजनेसमैन हैं, उनके साथ बैठ के आप बजट बनाएंगे ना। तो जितने भी बजट आए हैं, जितने अभी नहीं, जब से भी गवर्नमेंट ने बनाए, कभी भी स्टेक होल्डर, कभी भी बिजनेसमैन के साथ मिलकर उन्होंने कभी भी नहीं बनाया, तो बजट फ्रेंडली हो ही नहीं सकता। और बजट बनाया जाता है, बिजनेस कम्युनिटी को भी साथ रखा जाता है, आवाम का भी ख्याल रखा जाता है, बिजनेस कम्युनिटी का भी ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे अच्छी बात है कि आवाम का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन बिजनेस जो कि इस पूरे मुल्क का पहिया चलाते हैं, इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी होती है, उनको साथ आप डिस्कस ही नहीं करते, स्टेक होल्डर को आप बुलाते ही नहीं है, तो बजट फ्रेंडली कैसे हो सकता है? आपके ख्याल में हुकूमत को बिजनेसमैन के लिए क्या ऐसी पॉलिसी और क्या फौरी तौर पे चंद इकदाम करने चाहिए जिससे मुल्क में ज़्यादा पैसे आ सकते हैं और माशी तौर पे हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट को कभी भी बिजली और जो पेट्रोल है कभी महंगा नहीं करना चाहिए। इस पे हमें सब्सिडी देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को महंगा करते हैं तो उससे 1000 और चीज़ें महंगी होती है। पेट्रोल से बहुत सारी चीज़ें हमारी जुड़ी हुई हैं, बिजली से हमारी पूरी प्रोडक्शन जुड़ी हुई है। आप बिजली महंगी करते हैं तो हर प्रोडक्ट पे कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सब गवर्नमेंट को हमेशा पेट्रोल और जो बिजली है उस पर सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि जो चीज़ें हैं लोकली मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं वो सस्ती बने। जो सस्ती बनेगी तब भी आप महंगाई के ऊपर काबू पा सकते हैं। इसमें अब ये भी देखा गया है कि पिछले सालों में रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है, इसने तो आगे अपनी राह ली या ऊपर गई, बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें कहीं पे हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रहे। आप तो बिजनेसमैनों में रहते भी हैं, खुद बिजनेस करते हैं, आपकी इंडस्ट्री है, क्या देखते हैं कि बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको किस तरह से उनको फ़रोग दिया जा सकता है? देखें, मैं आपका कहने का मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप नहीं से। देखिए सर, उसका मसला ये है कि रियल एस्टेट के अंदर ज़्यादा कोई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होते। एक आध FBR का डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें तो 500 के करीब तो महकमे आपको आके देखते हैं। तो मुझे बताएं कि जब इतने महकमे आपके पास आएंगे तो इतना जो है ना प्रेशर कौन लेता है? तो इसी ज़्यादा लोग रियल एस्टेट में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक डिपार्टमेंट के साथ आपकी डीलिंग है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपको सोशल सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं, अगर कोई फूड है वो आ जाता है, अगर आपको मेडिसिन में तो ड्रग डिपार्टमेंट है, EYB है, पुलिस के अलग, ये महकमे अलग। तो इस वजह से हमारे मुल्क में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इसलिए कोई नहीं करता बिजनेसमैन, वो इजी मनी की तरफ जाता है, इजी बिजनेस की तरफ जाता है। तो रियल एस्टेट तो सबसे आसान बिजनेस है, बैठे बैठे आज ही आप काम शुरू कर दें। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आसानी करनी चाहिए थी। गवर्नमेंट को चाहिए था कि जो मैन्युफैक्चरर उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके लाइसेंस के लिए आसानियाँ पैदा करे। जो छोटे स्केल पे जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके लिए लाइसेंस फ्री कर दे, कि अगर आप एक छोटे कमरे, छोटे घर से बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट उनके ऊपर उसी तरह नजर रखती है जिस तरह वो एक मल्टीनेशनल ब्रांड पे रखती है। तो उनके थोड़ी अगर आसानियाँ पैदा की जाए, उनको कुछ छोटे लेवल पे लाइसेंस दिया जाए, आसानियाँ पैदा की जाए, तो मेरे ख्याल में ये इंडस्ट्री डेवलप करेगी। वरना सिर्फ रियल एस्टेट ही रह जाएगा, बाकी कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकेगी। एक आम तासुर ये है कि बिजनेसमैन अपना टैक्स छुपाता है और टैक्स जो है हुकूमत बहुत ज़्यादा वसूल कर रही है, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, टैक्स तो सब देते हैं, टैक्स तो आप भी देते हैं, टैक्स तो मैं भी देता हूँ। और अगर देखिए छुपाते तो इसमें गवर्नमेंट की नालायकी है ना। अगर कोई छुपा रहा है तो आप उसको पकड़े, तो क्यों नहीं? इट्स मीन कि आपका सिस्टम नाकाम है।
बिजनेसमैन तेज नहीं, आपका सिस्टम वीक है। आप अपने सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करें, एफबीआर है या जो भी इनकम टैक्स वाले, अपने सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि बिजनेसमैन चाह के भी आपसे ना बच सके। ये बिजनेसमैन अगर पाकिस्तान में चोरी कर रहा है, बाहर चोरी नहीं कर रहा है, इट्स मीन कि वहाँ का सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो खराबी है, सिस्टम की खराबी है, बिजनेसमैन कोई खराबी नहीं। और बिजनेसमैन टैक्स देना चाहता है, ऑफ कोर्स आप उससे लेंगे तो वो आपको देगा ना, जब आप उसका प्रॉपर ऑडिट करेंगे, आप उसे बताएंगे इतना टैक्स बनता है, और उसके मद में आपको गवर्नमेंट जो है ना ये फैसिलिटी सहूलियत देती है, आपका मेडिकल फ्री हो, आपका एजुकेशन अगर फ्री हो, तो बिजनेसमैन क्यों छुपाएगा? बिजनेसमैन नहीं बल्कि काम बंदा भी नहीं छुपाएगा टैक्स। चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नईम मीर साहब, ये जो बजट है इसको मैं अवाम बजट दोस्त कहूँ या ना कहूँ? देखिए, जिन नामसायद हालात के अंदर ये बजट तैयार हुआ है ना, तो इसको तो आप यकीनन ताजर दोस्त और अवाम दोस्त कहें। देखें, एक मसला आप ज़रूर समझें और पाकिस्तान के अवाम भी समझें आपके इस मीडिया चैनल की वसातत से कि 18वीं तरमीम के होते हुए ना वफाक आपका बजट नहीं बना सकता जो अवाम दोस्त हो, ठीक है, नहीं बना सकता। और जो वफाक के पास दस्तयाब वसाइल हैं या जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, टैक्स रेवेन्यू होता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है आपके पास, और ये जो सारा रेवेन्यू आप इकट्ठा कर लेते हैं, तो इस रेवेन्यू पे जो आपका जो एफबीआर रेवेन्यू इकट्ठा करता है, जिसे टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, उसका आपको मोर देन 57% सूबों को देना पड़ता है, ठीक है, और सारे जो वसाइल हैं उनका रुख सूबों की तरफ हो जाता है। और अब जो बाकी बचता है वो बहुत एक छोटी अमाउंट बाकी बच जाती है वफाक के पास। अब उसमें से वफाक ने करना क्या कुछ है? वफाक ने अपने करंट एक्सपेंडिचर्स भी करने हैं। वफाक ने इस साल अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 7,300 अरब रुपया वफाक ने अदा करना है सर्विसिंग डेट, यानी सूद और जो ओरिजिनल अमाउंट है कर्ज़ की वो वापस करनी है। वफाक ने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स करने हैं। मेरा ख्याल है इस बजट के अंदर 1800 अरब रुपए के डिफेंस एक्सपेंडिचर्स रखे गए हैं। वफाक ने पेंशन अदा करनी है, वो तकरीबन कोई 700 अरब रुपए के करीब, वो मैं अभी फिगर्स देख रहा था, शायद वो भी हैं। और इसी तरह जो सर्कुलर डेट है वो वफाक ने अदा करना है। पावर सेक्टर की जो सारी बेज़ाब्तगियाँ, चोरियाँ और जो सारा थेफ्ट है वो वफाक के ज़िम्मे है। आपके जितने नेशनल ओन्ड एंटिटीज़ हैं, अदारे हैं जो खसारा कर रहे हैं, चाहे वो स्टील मिल है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो पी है, वो सारे खसारे वफाक के ज़िम्मे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देना तो वो वफाक ने देना है, यानी वो जो गरीबों में से भी जो बहुत गरीब लोग हैं उनको। तो अब सूरत हाल ये है कि ये जो आपके वसाइल का जो एक बेशतर हिस्सा है, अगर ये सूबों को शिफ्ट हो जाएगा और ज़िम्मेदारी कोई उन पर नहीं, तो फिर तो ये बहुत बड़ा एक तफावत है और बहुत बड़ी एक ऐसी सूरत हाल है अजीबोगरीब किस्म की कि इसमें तो बजट बन ही नहीं सकता। तो आप कह रहे हैं कि इन हालात में हुकूमत ने कमाल कर दिया है जी बजट में? देखिए जी, इन हालात में हुकूमत ने तो कमाल किया ही किया है, क्योंकि हुकूमत तो एक साल काम ही नहीं कर सकी पिछले। हुकूमत तो जो है वो तो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रही है। देखिए, जब आपके मुल्क के अंदर सियासत जो है वो जो है उसमें भूचाल आ रहे होंगे, हैजान होगा और फसाद और दंगा होगा, तो मुझे एक बात बताएं कि हुकूमत जो है वो अपने सियासी अपोनेंट्स के साथ डील कर रही होगी या आवाम के बारे में सोच रही होगी? तो ये और एक ऐसी हुकूमत, और ख़ास तौर पर एक ऐसी हुकूमत जो कि इत्तेहादी हो और 1, 2 या 3 वोटों की मार हो। तो ये सारी सूरत हाल तो पीटीआई भी फेस कर रही थी, उन्होंने एक बजट दिया। आप इस बजट को और उस बजट को कंपैरिजन करें तो कौन सा बेहतर आप फील करते हैं? देखें जी, पीटीआई का जो बजट आया या आते रहे बजट, तो उनके अंदर जो है ना जी, वो उनको बहुत सारे बहाने और हीले भी मिलते रहे। कभी कोविड आ गया बीच में, फिर वो कर्ज़े लेते थे और कर्ज़े बेशुमार उन्होंने लिए, क्योंकि ये पीटीआई के अदवार के कर्ज़े हैं जो आज हमारे गले पड़े हुए हैं। 25,000 अरब रुपए का कर्ज़ा बढ़ा के चले गए वो। अब मुझे आप बताएं कि वो तो कहते थे कि हम अगर IMF के पास जाएंगे या कर्ज़ा लेंगे तो हम तो ख़ुदकुशी कर लेंगे, तो वो तो सारे मुल्क को जो है वो फांसी घाट पे लटका के चले गए। अब मसला ये था कि इन्होंने तो बारूदी सुरंगें बिछाई थी, सही कहते हैं ये जो मौजूदा हुक्मरान है ये ठीक कहते हैं। अब इस सारी जो चीज़ थी इसको ठीक होना था, इस सारे मामले को दुरुस्त करना था।
तो उसके लिए वक्त लगना है, वो इतनी आसानी से नहीं होना। और ख़ास तौर पे जो पिछला 1 साल गुजरा है, आप देखेंगे तो जिस तरह कासिम के अब्बू को काबू किया गया है, वरना तो वो तो काबू ही नहीं आ रहे थे और वो तो कोई काम होने नहीं देते थे। इनके जो वज़राए ख़जाना हैं, आप देखें इनके जो वज़राए ख़जाना थे, आपको याद होगा इनकी ऑडियो लीक हुई थी और तरीन साहब के साथ जो गुफ्तगू हुई थी, इनके जो वज़राए ख़जाना थे, जो इनके सूबाई वज़राए ख़जाना थे, कितनी खौफनाक गुफ्तगू थी इनकी और एंटी स्टेट गुफ्तगू थी। ये मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ कि आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की जो क़यादत है आपकी सूरत में, वो शुक्रिया शहबाज शरीफ और शुक्रिया इसहाक डार के गुन गा रहे हैं। ये कैसा क्या हुआ इस बजट में? या तो कुछ ऐसा हुआ है जो किसी को नज़र नहीं आ रहा और आपको नज़र आ रहा है? नहीं, देखें बात यह है कि हम तो मशावरती अमल का हिस्सा थे जब ये बजट बन रहा था। आप मुतालबात भी लेके गए? हम अपने मुतालबात लेकर गए, हमारी मुलाकातें हुई, हमारे मुख्तलिफ वफूद गए और उसमें हमने देखा कि उनका रवैया जो था इसहाक डार साहब का, FBR का हमारे साथ बहुत ज़्यादा जो था वो बड़ा लीनियंट और बड़ा उनका जेस्चर बहुत अच्छा था और उन्हें वो चाह रहे थे कि ये बात ठीक कर रहे हैं और इनकी बातों को हमने वेट देना है और उन्होंने हमारी बातों को वेट दिया। आप देख लें, हमारा सबसे बड़ा मसला था कि रकबे की बुनियाद पर जो है वो सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन का काला कानून जो इमरान खान के दौर में बना था, तब आपने रजिस्ट भी किया और हमने इस पर रजिस्ट किया और हमने इस पर एहतजाज किए और हमने FBR का घेराव किया और हमने इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे वज़ीर आज़म हाउस का घेराव किया और हमने फैज़ाबाद जाकर धरने दिए और पूरा हम वो ईरा जो है, पूरा दौर जो है, उसमें हम एहतजाज में रहे। तो अब वो जो एहतजाज था वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो आज रंग लाया कि हुकूमत जब तब्दील हुई तो हम ऐसे वज़ीर ख़जाना के पास गए जिससे हम अपनी बात को समझा पाए और उन्हें हमारी बात समझ आ गई और इसलिए हम इसहाक डार साहब के शुक्रगुजार हैं। हो सकता है पहले आप समझा ना पाए हो, पहले वज़ीर ख़जाना के पास जाते थे आप PTI के दौरे हुकूमत? जी पहले हम जो है ना जी वो हमें बुलाते ही नहीं थे, वो कहते थे कि जी आप चोर हैं। वो तो सारे ज़माने को चोर को कहते, ताजर चोर हैं, ये टैक्स नहीं देते हैं, ये अपना ये जो है ये अपना मुल्क पर बोझ है। वो तो हमारे बारे में जो कलेमात कहते थे और वो हमें तबाही और बर्बादी का ज़िम्मेदार ठहराते थे, तो हम उनके पास क्या लेने जाते? वो कहते असी उन्हें गुलाम लैन जाते, हम क्या कर रहे थे उनके पास। आप कह रहे हैं कि इस वक्त की जो हुकूमत है ये ताजरों की मसाइल भी समझती है और आपको क्या लगता है ये जो मुल्क का खसारा है, ये जो कर्जे हैं, ये हुकूमत हल कर सकती है? देखें जी मेरी बात सुने, बात यह है कि अब आपको भी बहैसियत रियासत कुछ फैसले करने हैं। देखें ये जो कर्जे हैं ना जी सारे, ये आप खुद तो उतार नहीं सकते जितने आप पर चढ़े हुए हैं कर्जे। ये तो आपने दुनिया में किसी ना किसी ब्लॉक का हिस्सा बन के और अपनी उनको खिदमात दे के और उनसे आपने मदद और बेल आउट लेनी है। वो आपको बेल आउट करेंगे, बेल आउट पैकेजेस देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर अब एक तरफ तो हम जफ्फी डाल रहे हैं जाके चाइना के साथ और दूसरी तरफ हम पैसे मांग रहे हैं IMF से, तो ये तो खुला तजाद है। मैं आपको बताऊँ, देखें पाकिस्तान की आबादी जो है वो तकरीबन कोई 2.5-3% की शरह से तो आबादी बढ़ रही है, तो GDP की ग्रोथ होती है आपकी आबादी पर तकसीम होता है। तो अगर आबादी पर तकसीम कर लें तो अगर आप 2.5-3% की शरह से तरक्की भी करेंगे तो आपकी तरक्की जो होगी वो होगी 0। तो अगर आप आबादी को देखें तो अगर आपको 6-7-8% की शरह से तरक्की होगी अगर आपकी, तो तब जाकर आपके पास रेवेन्यू भी ज़्यादा इकट्ठा होगा, तब आपके GDP का जो हुजम है वो बढ़ेगा। असल में GDP का हुजम आपका नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि आपके मुल्क के अंदर मुआशी सरगर्मियाँ जो हैं वो स्टक हो गई हैं। आप ताजरों के नुमाइंदे की हैसियत से हुकूमत से कोई मज़ीद मुतालबा रखते हैं या बस अब सारे मुतालबात ख़त्म हैं? देखिए जी हमारे मुतालबात तो चलते रहते हैं, ये रोज़मर्रा का काम है हमारा। हम सिर्फ जो है ना वो ये हुकूमत को कहना चाहते हैं कि जी देखें आप अपना जो है वो अपने लोगों से राबता सही रखें। देखें सिर्फ सारे मुतालबात जो होते हैं वो फाइनेंशियल जो होते हैं ना जी वो उस सूरत में नहीं होते कि जी ये कर दें, वो कर दें, वो कर दें, ये कर दें, हमें मामलात का पता है। देखें ये किफ़ायत शारी जो है ना इसका एक जामिया प्लान लाना पड़ेगा अगर इस मुल्क को आपने सही सिमत पे चलाना। वो जामिया प्लान आएगा, सब लोग इम्प्लीमेंट उस देखिए उस किफ़ायत शारी की एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी। उसकी एग्जाम्पल जो है ना वो हमारे बड़ों ने सेट करनी है। ठीक है, वो एग्जाम्पल सेट करनी है। शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म तो उन्होंने जब सबसे पहले वज़ीर आज़म हाउस के AC बंद करने हैं, ये तब ये एग्जाम्पल सेट होगी। तो ये जब हुकूमत ऐलान करती है कि यार आप अपनी दुकानें बंद कर दें, ये वो आप तलवार निकालते हैं और आगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा।
यार देखें, मुझे एक बात बताएं, दुकानें बंद करना जो है ना, अगर उससे तवानाई बचती है तो आप इस तरह करें कि हम दुकानें खोलते ही नहीं। नहीं अगर आपने बिजली बचानी है, अगर इससे बिजली बच सकती है ना, पूरी दुनिया में जो डे लाइट का तस्वीर तो है ना, डे लाइट सिस्टम बिजली बहुत है, तो वो फिर क्यों नहीं अपना दुकानें खोलते रात को? नहीं, हम तो हम तो बिजली की बात करते हैं, मेरी बात बड़ी महंगी बना रहे हैं, बड़ी लॉजिकल बात आपसे कर रहा हूं। देखें, बात मसला ये नहीं है, देखें आपने बिजली बचानी नहीं है, आपने बिजली बनानी नहीं है। अगर आपने $1 अरब बचाना है तो वो आप कैसे बचा सकते हैं फ्यूल का? कि आप बिजली ना बनाएं, बिजली पैदा ना करें। अगर आप कहेंगे जी मैंने बिजली तो पैदा करनी है और तुम्हें नहीं देनी, यानी $1 अरब तो फिर ना बचाना, फिर तो क्या हुआ कि मैं तो हूँ महंगा ख़रीदार। ज़रा समझिए, कमर्शियल यूनिट जो कोई ख़रीदता है वो 65 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से ख़रीदता है। तो आप कह रहे हैं अब मैं महंगा खरीदार हूं, मुझे कह रहे हैं मुझे बिजली नहीं देनी, ठीक है ना? मैंने किसको देनी है? वो जो 12 रुपये 14 रुपये या 18 रुपये में खरीदता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो ज़राअत में हो, चाहे वो अपना डोमेस्टिक कंज्यूमर है, तो मैंने उसको देनी है। तो इसका मतलब है कि जो बिजली का सर्कुलर डेट है उसको तो आप और बढ़ा रहे हैं। आपका तो प्रॉब्लम ही ये है कि आप कहते हैं कि यार बिजली महंगी हमें मिलती है और हम सस्ती बेचते हैं, और महंगे खरीदार को कहते हैं बिजली नहीं देनी। तो यार ये क्या आप कहते हैं ये गैर मुनसिफाना है, मार्केट्स को जल्दी बंद नहीं है, गैर मुनसिफाना के अलावा मंतकी भी नहीं है। देखें, मैं महंगा खरीदार हूँ यार, आप मुझे बिजली कह रहे नहीं देनी। चले आप ये कहें कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने बिजली बनानी नहीं है, तो आप दुकानें बंद कर दें, तो हम ये कहेंगे यार ठीक है। तो पूरी दुनिया में भी तो महंगी बिजली होती है, जो ताजिर हजरात मार्केट जो इस्तेमाल करते हैं महंगी होती है, उसके यूनिट महंगे होते हैं। तो पूरी दुनिया में फिर भी टाइम पे मार्केट बंद करती है। पूरी दुनिया में जो बिजली सेक्टर है, जो पावर सेक्टर जिसे कहते हैं, पावर सेक्टर में सर्कुलर डेट नहीं होता। मैं आपसे एक और इशू जो बड़ा नेशनल लेवल का है, जो इस मुल्क का मसला बना हुआ है, वो है सर्कुलर डेट। कि जी आप महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं, जो आपके पावर स्टेशन हैं जिनके साथ आपके मुआहदे हुए हैं कि वो चलें ना चलें, आपने उनको उतने पैसे देने हैं। वो पर मैं तो इस सिनेरियो के अंदर बात कर रहा हूँ कि वो महंगी बिजली आपको दे रहे हैं और आप महंगे खरीदार को कह रहे हैं बंद जो रही है, तो फिर बेच क्यों नहीं रहे बिजली? फिर महंगे को दें, महंगे खरीदार, और सस्ते को बंद करें। बंद सस्ते को करें ना, हम महंगे को करें। इसके नतीजे में तो घरों में बिजली आना बंद हो जाएगी। तो हो जाए, घरों को सोलर पे कन्वर्ट। देखें एक मुहिम, देखें अभी सोलर की बात हुई ना, देखें अभी बात हुई है कि सोलर पे आपने आज बहुत खुशाइन बात हुई है बजट के अंदर कि सोलर में इन्होंने तमाम जो है वो ड्यूटीज खत्म कर दी हैं। बैटरीज हों, एक्सेसरीज हों, आपके सोलर पैनल हो, तो आप ये घरों को कर्जा दें। आप उन्हें कहें जी कि बैंक जो है ना वो आए और उनको कर्जे पे वो सोलर दें, आसान किस्तों पे दें, सोलर लगाएं लोग, ताकि ये लोगों के घरों का सस्ती बिजली है ये सोलर पे बने और महंगा खरीदार जो है वो कारोबार करें। आपका जो वक्त है उस पर बहुत शुक्रगुजार है आपका। बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया जी बहुत। सर